Good morning, students. Today we will start new chapter, chapter number 10, center of mass. Center of mass of a system of n particle. When a system moves under the some external force, then a point moves as if the entire mass of the system were concentrated at this point and also the external force were applied at this point. मीन्स सपोज कीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसमें कई पार्टिकल से मिलकर बना होगा। हर एक पार्टिकल का मास हमने अलग अलग ले लिया, m1, m2, m3 एंड सो ऑन mn तक। सपोज दैट कि n पार्टिकल का सिस्टम है। तो अब होता क्या है कि अगर ये किसी एक्सटर्नल फोर्स के अंडर में ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास उस ऑब्जेक्ट में कौन सा पॉइंट होता है? ऐसा पॉइंट होता है कि ऐसा लगेगा कि उस ऑब्जेक्ट का जब ये मूव कर रहा होगा तो ऐसा लगेगा उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कि सारा एक्सटर्नल फोर्स इसी पॉइंट पे लग रहा है और पूरे ऑब्जेक्ट का इंटायर मास इसी पे कंसंट्रेटेड है। वो एक पॉइंट होता है। अब इसका हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। यहाँ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने बना दिया। कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, उसके हम ओरिजिन से मिला देते हैं। तो जो ये वेक्टर आपका आता है किसी भी पार्टिकल का, वही उसका पोजीशन वेक्टर होता है। तो यहाँ सी पार्टिकल का हमने पोजीशन वेक्टर मान लिया है RCM। M1 का वेक्टर पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर, M2 का R2 वेक्टर, ऐसे M3 का R3 वेक्टर, ऐसे nth पार्टिकल का Rn वेक्टर। तो अब सेंटर ऑफ मास होता क्या है? सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू M1 इंटू पोजिशन वेक्टर R1 प्लस M2 इंटू पोजिशन वेक्टर R2 प्लस M3 पोजिशन वेक्टर R3 प्लस ऐसे एंड सो ऑन अप टू Mn इंटू पोजिशन वेक्टर Rn अपॉन होल मास, सम ऑफ होल मास, होल पार्टिकल मास M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस Mn। ये आपका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा RCM का। अब ये क्या है? ये टोटल ऑब्जेक्ट का मास है। सभी पार्टिकल के मास ऐड कर देंगे तो ऑब्जेक्ट का मास आ जाएगा। ऑब्जेक्ट का मास अगर मान लें कैपिटल M है तो कैपिटल M यहाँ लिख सकते हैं। तो अब 1/m यहाँ से कॉमन कर लिया, ये सारी चीज़ें आपकी ब्रैकेट में आ गई, ये RCM की वैल्यू आ गई। ये आपको याद रखना होगा। अगर 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए निकालना है तो केवल 2 ही पार्टिकल आप रखें, M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2। ये 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए आ गया। अब 2 कंडीशंस इस पे आती हैं। सपोज कीजिए कि जितने भी पार्टिकल थे सब आइडेंटिकल पार्टिकल थे, यानी सबके मासेस बराबर थे, m था। तो जितने भी M1, M2, M3, Mn तक जितने भी पार्टिकल थे सबका टोटल मास क्या हो जाएगा? M1 प्लस M2, M1 प्लस M प्लस M, M1 M प्लस M प्लस M प्लस M करके अप टू n तक। अगर n तक ऐड कर रहे हैं तो Mn आ जाएगा टोटल। तो कैपिटल M की वैल्यू Mn आ जाती है, हमने Mn पुट कर दिया। और ऊपर M1 हो जाएगा M, M2 हो जाएगा M, ऐसे Mn हो जाएगा M। तो M ऊपर से कॉमन हो गया, नीचे M है, दोनों कैंसिल आउट। तब RCM कितना आएगा? 1/n ब्रैकेट में वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R2 प्लस वेक्टर R3 प्लस एंड सो ऑन अप टू वेक्टर Rn तक। n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। दूसरी चीज़ क्या आती है? जो RCM हमने लिया था, यानी जो पोजीशन वेक्टर हमारे पास आया था, ये RCM, ये ठीक है। ये जो RCM है, यही पॉइंट आपका अगर ओरिजिन पे आ जाए, ठीक है, अगर ओरिजिन पे आ गया तो फिर RCM रहेगा नहीं। RCM आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और RCM 0 हो गया तो जो M1R1 प्लस M2R2 ये जो फार्मूला था अपॉन M, वहाँ हम 0 के इक्वल कर दें तो M1R1 प्लस M2R2 प्लस अप टू MnRn इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसको हमने सिग्मा में डिनोट किया है। सिग्मा इज अ सम ऑफ समिशन, यानी सम का साइन होता है। पहले क्या करेंगे? यहाँ अगर हम I लिख दे रहे हैं, यहाँ I लिख दे रहे हैं तो 1 से स्टार्ट करके n तक, पहले 1 रखेंगे तो 1 1, M1R1 2 रखेंगे, M2R2 3 रखेंगे, M3R3, तो इनका सम हो जाता है। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं। RCM हमने निकाल लिया 1/m M1R1 प्लस M2R2 एंड सो ऑन अप टू MnRn तक। अगर वेलोसिटी निकालना हो तो ये पोजीशन वेक्टर है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये पोजीशन है यानी डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी आ जाएगा। तो यहाँ अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो 1/m आपका बाहर, क्योंकि कांस्टेंट M1 बाहर, d/dt किसका होगा? R1 का। ऐसे M2 बाहर, d/dt किसका होगा? R2 का। ऐसे Mn बाहर, d/dt किसका होगा? Rn का, क्योंकि ये वेरिएबल्स हो गए। अब dr/dt फर्स्ट पार्टिकल का क्या हो गया? वेलोसिटी। ये सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी, ये थर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है, वही स्ट्रेट लाइन में। तो वही चीज़ यहाँ पे हम v1 रख देंगे, यहाँ v2 मैंने रख दिया दूसरे पार्टिकल के लिए, nth पार्टिकल के लिए वेलोसिटी हो गई। तो ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया। अब वेलोसिटी का एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं तो एक्सेलरेशन आ जाता है।
है ना। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमने इंस्टेंटेनियस पढ़ा है। तो अब वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करने का मतलब डी बाई डी टी ऑफ वी सी एम, टी के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो वी सी एम की ये वैल्यू मैंने पुट कर दी है, और डी बाई डी टी जब करेंगे तो वी का होगा, क्योंकि वी वेरिएबल है, एम पार्टिकल के मास चेंज नहीं होते। तो m1 बाहर, v2 का v1 का डिफरेंशिएशन, यहाँ v2 का डिफरेंशिएशन इस तरह से। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आ गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? एक्सीलरेशन, ये फर्स्ट पार्टिकल का, ऐसे ये सेकंड पार्टिकल का, ऐसे nth पार्टिकल का। तो ये, और ये क्या आ गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का आ गया। तो ये एक्सीलरेशन आ गया सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। अब कैपिटल एम को इधर ले आए तो टोटल मास हो गया ऑब्जेक्ट का इंटू एक्सीलरेशन। तो मास इंटू एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स हो गया, जो कि सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा। ये क्या हुआ? सभी पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है अलग अलग ma फोर्स होता है। फर्स्ट पार्टिकल पर फोर्स, सेकंड पार्टिकल पर फोर्स, सभी पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा होता है उनका सम होता है, ठीक है। अब सिस्टम आइसोलेटेड कब होगा? जब मूव ना करे, यानी जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है सेंटर ऑफ मास पे वो जीरो हो जाए। अगर ये जीरो हो गया तो फिर ma जीरो हो गया, MACM, तो ACM क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ACM जीरो यानी एक्सीलरेशन जीरो होने का मतलब कांस्टेंट हो गया। एक्सीलरेशन अगर जीरो हो गया मतलब कांस्टेंट हो गया। क्या कांस्टेंट हो गया? वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी एक्सीलरेशन की, उसकी सेंटर ऑफ मास की। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम मोमेंटम कंजर्वेशन देखते हैं इसमें। अभी हमने पढ़ा है कि सेंटर ऑफ मास का जो एक्सटर्नल फोर्स लगता है वो MACM के बराबर होता है, जहाँ A एक्सीलरेशन होता है सेंटर ऑफ मास का, M होता है टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये जो आपका आता है, यानी एक्सटर्नल फोर्स जो कि सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होता है, वो अलग अलग पार्टिकल पे लग रहे फोर्स के सम के बराबर होता है। यानी फर्स्ट पार्टिकल पे लग रहा फोर्स प्लस सेकंड पार्टिकल पे लग रहा फोर्स प्लस एंड सो ऑन अप टू, अगर n पार्टिकल का सिस्टम है तो nth पार्टिकल पे लग रहा फोर्स, ठीक है। ये एक्सटर्नल फोर्स आ गया। अब न्यूटन सेकेंड लॉ में हमने पढ़ा है कि जो फोर्स लगता है वो होता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हम मान ले जो ऑब्जेक्ट पे लग रहा है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टोटल है। तो फर्स्ट पार्टिकल का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स F1 हो जाएगा। F2 क्या हो जाएगा? सेकेंड पार्टिकल का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अप टू सो ऑन। nth पार्टिकल का रेट ऑफ चेंज, ये Fn क्या हो जाएगा? फोर्स विच इज़ कन्वर्टेड इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ nth पार्टिकल बाय द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स। तो हर एक पार्टिकल का अलग अलग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का सम पार्टिकल के टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा रहे हों ऑब्जेक्ट पर, अगर ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगा रहे हैं, यानी F एक्सटर्नल इज इक्वल टू अगर हम जीरो कर दे रहे हैं, तो dp अपॉन dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टोटल कितना हो जाएगा? जीरो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर जीरो हुआ तो p क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, यानी मोमेंटम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अब क्योंकि टोटल मोमेंटम क्या होगा? हर एक पार्टिकल के मोमेंटम के बराबर होगा। तो हर एक पार्टिकल के मोमेंटम का जो सम आएगा वो टोटल मोमेंटम के बराबर आ जाएगा। और टोटल मोमेंटम क्योंकि कांस्टेंट आ गया है तो हर एक पार्टिकल के मोमेंटम का सम कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यानी हर एक पार्टिकल के मोमेंटम का सम क्या हो जाता है? कांस्टेंट। मीन्स इफ़ देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, यानी ऑब्जेक्ट पार्टिकल के सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, देन द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट। तो टोटल लीनियर मोमेंटम पार्टिकल का क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड की बात करते हैं। सपोज़ कीजिए कि एक रॉड है L लेंथ की, इसको हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरह से रखा हुआ है, यानी हॉरिजेंटल रखा हुआ है। इसका एक सिरा ओरिजिन पे है, लेंथ टोटल L है, हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो ओरिजिन से x डिस्टेंस पे हम इसका एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेंथ एलिमेंट ले लेते हैं, छोटा सा लेंथ ले लेते हैं, टुकड़ा छोटा सा dx मान लेते हैं, ठीक है, स्मॉल लेते हैं। तो और मान लेते हैं इसका टोटल मास m है। तो L लेंथ का मास m है, तो 1 मीटर का यानी वन लेंथ का मास कितना हो जाएगा? m अपॉन l, यानी मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा? m अपॉन l, यानी पर यूनिट लेंथ की हमने मास निकाल ली। अब जो हमने एरिया एलिमेंट लिया है छोटा सा, इसका मास छोटे एलिमेंट के लिए छोटा मास हमने dm मान लिया। तो 1 पर यूनिट लेंथ के लिए मास कितना है? m इंटू एल, ये 1 यूनिट के लिए है। तो dx लेंथ के लिए मास कितना हो जाएगा? dm हो जाएगा। तो dm क्या हो जाएगा? m अपॉन एल, 1 यूनिट यानी 1 मीटर लेंथ के लिए। dx मीटर लेंथ के लिए मास निकालना होगा तो m अपॉन एल को dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इतने का मास आ जाएगा। और इतने का मास हमने स्मॉल मास मान लिया dm है।
नाउ वी हैव टू फाइंड XCM। अब XCM इसमें किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, ठीक है। XCM निकालना है तो करेंगे क्या कि ये जो टोटल लेंथ है यानी x जो डिस्टेंस आई है ये इनटू स्मॉल पार्टिकल का मास, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। x क्यों, एक डिस्टेंस हमने ले ली, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से l, तो 0 से l टोटल लेंथ निकल आएगा, ठीक है, इनटू dm करेंगे। अभी हमने पढ़ा था mr, तो ये m हो गया, r हो गया लेंथ, तो लेंथ हमें नहीं मालूम है कितना है, तो x ले करके फिर उसका लिमिट निकाल देते हैं 0 से l तक, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट अपॉन टोटल मास। अब dm क्या है, स्मॉल मास है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे रॉड का मास निकल आएगा। तो यही हमने यहाँ पे किया है और फिर dm की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी है, ठीक है। अब कांस्टेंट चीज़ें हमने बाहर कर ली, m/l बाहर हो गया, x dx अंदर हो गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, dm का इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे रॉड का मास आएगा जिसको हमने m माना था, m वैल्यू हमने पुट कर दी है, mm कैंसिल हो गया, 1/l। x ds का इंटीग्रेशन करेंगे, x यानी x पावर 1 लिखा है तो x पावर 2 हो जाएगा अपॉन 2, पावर में 1 ऐड हो जाता है, वही उसी से डिवाइड कर देते हैं। 1/l पहले ही बाहर था, लिमिट है 0 से l, तो अपर लिमिट l है तो पहले l रख देंगे, फिर माइनस लगा के 0 रखेंगे तो 0/2 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, l²/2। अब l से स्क्वायर कट जाएगा, l/2, यानी सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके बीचों बीच में होगा, l/2 लेंथ पे हो जाएगा, ओके। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये न्यूमेरिकल हमें दिया है, लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इफ 3 पार्टिकल ऑफ मासेज आर 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम प्लेस एट अ कॉर्नर एट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ 1 मीटर साइड, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल के 1 मीटर साइड है और तीनों पार्टिकल के मास आपको दिए गए हैं 1 ग्राम 2 ग्राम और 3 ग्राम। इसको हमने कोऑर्डिनेट सेक्शन पे ऐसे रखा कि 1 ग्राम जो 1 ग्राम का मास है वो आपका ओरिजिन पे आ गया, तो जो b ग्राम का मास है वो 1 मीटर डिस्टेंस पे आएगा तो कोऑर्डिनेट 1,0 हो जाएगा। इसका ये ओरिजिन पे है तो कोऑर्डिनेट 0 0 हो गया। अब इसका कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो वर्टिस आपका अपर वर्टिस होता है उसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये हाफ हो जाता है 1 मीटर का मीडियन, आपका ये मीडियन हो जाता है हाफ, यानी ये पूरा 1 था तो ये 0.5 हो जाएगा, ठीक है। और ये हाइट हम निकाल लेते हैं। ये हाइट कैसे निकालेंगे, हाइपोटेन्यूस मालूम है, बेस मालूम है, परपेंडिकुलर निकालना है, पाइथागोरस लगा के आप निकाल लेंगे। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर √3/2। तो ये y एक्सिस के अलॉन्ग आपका क्या ऑर्डिनेट आ गया √3/2, ये एक्सिस का आ गया x एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया। तो a b और c अब तीनों के कोऑर्डिनेट मालूम है। सेंटर ऑफ मास का पॉइंट हमने मान लिया कोई पॉइंट c है इस ट्राइंगल के अंदर, तो अब c का कोऑर्डिनेट निकालना है हमें सेंटर ऑफ मास का, XCM और YCM। XCM यानी x एक्सिस के अलॉन्ग, तो XCM निकालेंगे तो सभी कोऑर्डिनेट के x वाले पॉइंट लिखेंगे, ये x1 ये x2 और ये x3 रख देंगे किसकी जगह पर, m1x1 + m2x2 + m3, जहाँ r रखते थे m1r1, m1x1 + m2x2 + m3, इस तरह से निकाल लेंगे, वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। और ऐसे YCM में y वैल्यूज लिखेंगे, ऑर्डिनेट रख देंगे 0 0 और √3/2, y1 y2 और y3 की जगह पे, और सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का।